नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी उनका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के सेशन को करने वाले हैं और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित नए प्रश्नों को भी करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है सीटेट की। 2025 और 26 में जो भी मेरे भाई बहन सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए तो विशेष रूप से हेल्पफुल हो जा रही है। ठीक है, पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास है और हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, साथ ही साथ उन पर आधारित नए प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, जल्दी से एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो सीटेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उन पर आधारित नए प्रश्नों को हम लोग करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है और जल्दी से एक बार आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। हम लोग पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो समाजीकरण के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो एक प्रक्रिया है, मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की क्षमता, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की क्षमता, या फिर मिलने घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है, या फिर कहें एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की प्रक्रिया। बताएगा। तो सामाजिकरण अगर हम लोग बात करें, आपसे कह रहा है समाजीकरण एक प्रक्रिया है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की क्षमता, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की क्षमता, घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की प्रक्रिया। क्या हो जाएगा। सामाजीकरण के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो सामाजीकरण क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर करिएगा। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की क्षमता जो है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका सामाजीकरण हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। बताएगा। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, निम्न में से किस घटक पर बल देता है। ठीक है, सीटेट में अगर हम लोग बात करें 2014 में पूछा गया प्रश्न है, प्रकृति पर, पोषण पर, अनुकूलन पर, या फिर पाठ संशोधन पर। अच्छा, एक बात और आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने सीटेट की एक प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, अभी तक सीटेट की मैंने जितनी भी क्लास ली है, ठीक है, उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर उनको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी जा करके आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, पिछली क्लासेस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिए। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पोषण पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विकल्प संख्या 2 आप आंसर करोगे, पोषण पर बल देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है। बताएगा। तो मनोसामाजिक सिद्धांत की बात करेंगे, सीटेट 2014 में पूछा गया ये प्रश्न है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है, आपको बताना है कि जो ये मनोसामाजिक सिद्धांत है तो ये किसका है। ये जरा मुझे फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है ये किस पर बल देता है, तो आप कहोगे विकल्प संख्या 3, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि ये मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे एरिक्सन का है। ठीक है, किसका, तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे एरिक्सन का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरिक्सन का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बंदूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होता है। बताएगा। ठीक है, सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ उन पर आधारित नए प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास है। बंदूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो स्वचिंतन होती है, प्रतिधारणा होती है, पुनरावृत्ति होती है, या फिर सार को दोहराना होता है। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे प्रतिधारणा होती, प्रतिधारण होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या 2 यहाँ पर आंसर करोगे, प्रतिधारण होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से जो क्लास है वो रिवीजन बेस्ड है।
आपको रिवीजन कराना है, आपको बताना है कि देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को लेकर के आप किस हद तक तैयार हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2025-26 में आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है, ऐसे प्रश्नों का से आपका सामना होगा। चलिए 5वें प्रश्न की बात करेंगे। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है। सीटेट 2014 का प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या है, तो परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंत क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किया जाने वाला सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। चलिए, तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर करना है। 5वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। 5वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या कहोगे, तो आप कहोगे अंतःक्रिया, ठीक है, अंतःक्रिया व सामग्री के द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले जो सामाजिक भूमिकाएं हैं, तो सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेतक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं, बताइएगा। अध्यापक केंद्रित, सामाजिक, रचनात्मक, पारंपरिक या फिर रचनात्मक। 6वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, तो अध्यापक केंद्रित, तो अध्यापक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पारंपरिक भी नहीं होगा, ठीक है। रचनात्मक और सामाजिक रचनात्मक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे सामाजिक रचनात्मक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो अध्यापक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होगा और पारंपरिक नहीं होगा, ठीक है। अब आपके 2 विकल्प बचे, एक तो रचनात्मक बचा, दूसरा सामाजिक रचनात्मक बचा। तो फिर आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सामाजिक रचनात्मक। इसमें रचनात्मक भी आ जा रहा है और साथ ही साथ सामाजिक तो है ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प संख्या 2 आप आंसर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सत्य कथन को बताना है, ठीक है। शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। जो शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है तो उससे क्या होता है, उससे आपके संज्ञान का विकास होता है, बाधक नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। विकास और सीखना जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान व सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो खेल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो चौथा विकल्प है आपका खेलना, ठीक है। खेलना जो है ये आपके संज्ञानात्मक विकास को भी जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, साथ ही साथ आपकी सामाजिक दक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामाजिकरण क्या बताइएगा। तो एक बार फिर से देखिए प्रश्न पूछा गया है सामाजिकरण क्या है, लेकिन अब की बार विकल्प बदल दिए गए हैं, ठीक है। सीटेट 2013 का प्रश्न है, बताइएगा सामाजिकरण क्या है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। बताएंगे क्या हो जाएगा। 8वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो सामाजिकरण क्या है, आप कहोगे समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो परंपराएं हैं, उनके साथ बैलेंस करके चलना जो है, तो ये क्या होता है, ये सामाजिकरण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कहेंगे, तो ऑप्शन संख्या 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो बताइएगा, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा है कि बच्चे जो फिल्मों में देखते हैं या फिर टीवी में देखते हैं या फिर अपने आसपास जो भी हिंसात्मक व्यवहार देखते हैं, तो उनसे
वो भी क्या करेंगे, हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो ये किस समय वैज्ञानिक ने बताया? थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, बंदूरा ने, पियाजे ने। क्या हो जाएगा? तो नए प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदूरा ने। ठीक है, किसने? अल्बर्ट बंदूरा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अल्बर्ट बंदूरा ने अपनी थ्योरी में बताया था कि बच्चे जिस तरीके की चीज़ों को देखते हैं उसी तरीके की चीज़ों को वो उन पर प्रभाव पड़ता है और वो सीखते हैं। अगर बच्चों को, ठीक है, हिंसात्मक मार धाड़ वाली फिल्म दिखाई जा रही है तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर उनके अंदर भी उसी तरीके का हिंसात्मक व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है, तो बताएगा। तो सीबीएसई की हम लोग बात करेंगे तो सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित जो समूह परियोजना विधि है, ठीक है, कौन सी? तो अगर हम लोग बात करेंगे जो समूह परियोजना विधि है तो ये एक सशक्त साधन है किसका? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का, शिक्षकों के भार को हल्का करने का, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने का, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार करने का। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो जो समूह परियोजना है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो समूह परियोजना है, समूह में आपको कार्य दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और ये किसका एक सशक्त साधन हो सकता है? तो आप कहोगे सामाजिक भागीदारिता का। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका? तो सामाजिक भागीदारिता का एक सशक्त माध्यम बन सकता है, साधन हो सकता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? फिर से एक बार वही प्रश्न पूछा गया है लेकिन ऑप्शन बदल दिया गया है। बताइएगा क्या जाएगा? सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सीटेट 2012 में, देखिए 2013 में तो पूछा ही गया था और 2012 में भी पूछा गया। तो कुछ ऐसे प्रश्न है ना जो बदल बदल करके बार बार आपसे पूछे जाते हैं और इसीलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ रहे हो, तो मेरे इस वाले सेशन के साथ आप जरूर जुड़िए जहां पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चंस को कराता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराता हूं और उन पर आधारित नए जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी कराता हूं। तो बताइएगा सामाजिकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न की बात करेंगे तो सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक विविधता को समझना, समाज में समायोजित होना, तो क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सामाजिकरण का अर्थ होता है कि समाज का जो मानदंड है उसको समझना और उसको क्या करना, उसमें समायोजित होना। ठीक है, उसके उसके अनुकूल अपने आप को बनाना। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। तो विकल्प संख्या यहाँ पर क्या करेंगे? 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समाज में, समाज के अनुकूल हमको क्या करना है? समाज में समायोजित होना है, समाज से अलग नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटी कक्षा में सीटेट 2012 का बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न तो है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए, जो उनके क्लासरूम में बाकी बच्चे हैं तो उनके साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? शिक्षक जो है कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाए या फिर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो हमें छोटे जो शिक्षार्थी हैं उनको अपनी क्लासरूम में अपने समवयस्क जो बच्चे हैं, जो उनके मित्र हैं या फिर बाकी जो लोग हैं, तो उनके साथ अंतः क्रिया करने को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे क्या करें, ताकि वे पढ़ने के दौरान एक दूसरे से बहुत सारे उपयोगी सामाजिक कौशल को सीख सकें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, बताइएगा क्या जाएगा? सीटेट 2012 का प्रश्न है। हम लोगों ने जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो हम लोग सीडी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का जो 5वां चैप्टर है, सॉरी चौथा जो चैप्टर है जिसमें जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया है, तो आज हम लोग चौथे चैप्टर से समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रश्नों को कर रहे हैं। कल जो सीडीपी की क्लास होगी वहां पर हम लोग पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉस्की की थ्योरी से जो भी प्रश्न बन सकते हैं सीटेट के एग्जाम में उनको करेंगे। ठीक है, तो डेली हम लोग सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। बताइएगा शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना,
समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्या हो जाएगा? 13वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, समायोजन। ठीक है, तो जो आपका जो सोशल आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका सामाजिक वातावरण है, उसके अनुकूल आपको बनना है और अपने आप को क्या करना है? समायोजित करना है उस समाज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा? तो ये सामाजिकरण कहलाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका? 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करते हैं। तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा? तो किस में सहायता करते हैं? बताइएगा किस में सहायता करते हैं? शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को, छात्रों को, बालकों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं वो लर्निंग में तो मदद करती ही हैं, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो और किस में मदद करती हैं? दुश्चिंता में, मूल्य द्वंद्व में, सामाजिकरण में, आक्रामकता में। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सामाजिकरण में मदद करती हैं। ठीक है, सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं वो क्या करती हैं? सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? तो वो सब आपके सामाजिकरण में, ठीक है, मदद करते हैं। तो विकल्प संख्या यहाँ पर सामाजिकरण जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, बताइएगा। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है, किस अवस्था में होता है? 2011 का प्रश्न है। ठीक है, 2011 का प्रश्न है। किशोरावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे अधिक गहन और जटिल अगर हम लोग बात करेंगे तो समाजीकरण जो है वो किस अवस्था के दौरान होता है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप अपने आप को समाज में कैसे समायोजित करते हो, समाज के कैसे अनुकूल करते हो। ठीक है, इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले अगर आप कुछ भी करते हो तो आपको बच्चा समझ करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम लोग बात करें या शैशवावस्था की बात करें तो वहां पर अगर आप कोई गलती करते हो तो फिर क्या होता है? तो आपको बच्चा समझ करके छोड़ दिया जाता है। अरे बच्चा है, कोई बात नहीं। ठीक है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे तो गलतियां करते हैं, शैतानी करते हैं। लेकिन जब आप किशोरावस्था में आते हो तो किशोरावस्था में अगर आप गलतियां करते हो तो फिर वो वहां पर आपको ये नहीं कहा जाएगा करे बच्चे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि आपको अपने आप को समाज के अनुसार कैसे, ठीक है, समाज में अपने आप को, ठीक है, एडजस्ट करोगे, कैसे अनुकूल करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि, ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। विद्यालय में हर समय वो बच्चों को खूब बात करने का अवसर देते हैं। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोगों के साथ होता है तो आप लोग भी अपनी बात उसी से कहते हो जो आपकी बात को सुने और समझे। ठीक है, अगर आपने किसी से अपनी बात कही और आपने देखा कि सामने वाला आपकी बातों को समझ नहीं रहा है, बल्कि आपको डीमोटिवेट कर रहा है या फिर आपका मजाक उड़ा रहा है, तो फिर आप उसके सामने अपनी बातों को नहीं कहोगे। ठीक है, अपने विचार नहीं रखोगे। तो उसी तरीके से कृतिका की अगर हम लोग बात करें तो घर पर उसको इस जो है या फिर घर पर उसके विचारों को समझा नहीं जाता है, प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो इसीलिए वो घर पर कम बात करती है, विद्यालय में अधिक बात करती है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। सीटेट 2011 का प्रश्न है। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो देखो यहाँ पर बाधा के रूप में तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव, ठीक है, जटिल, खतरनाक, भयंकर वाला अनुभव बनाने के रूप में, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो विकल्प संख्या आपका एक करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषताएं हैं उनको हमें विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आपका विकल्प संख्या जो एक है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? बताइएगा क्या हो जाएगा? जन्म के 3 वर्ष बाद, किशोरावस्था में, जन्म से वयस्क होने के बाद। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, 18वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? चलिए जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई सभी लोग, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे विकल्प संख्या 2 करेक्ट हो जाएगा, जन्म से। ठीक है, बालक के जन्म लेने के बाद से ही जब वो इस दुनिया में आता है, तभी से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो बालक जब से इस जीवन में, इस पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, उसके उसी समय से उसके उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बालक में विकास कब से होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बालक बालक में विकास कब से प्रारंभ होता है, तो विकास के लिए आप क्या कहोगे? तो विकास के लिए आप कहोगे गर्भावस्था से। ठीक है, विकास कब से, डेवलपमेंट कब से प्रारंभ होता है, तो आप कहोगे गर्भावस्था से। लेकिन अगर हम लोग समाजीकरण की बात करेंगे तो समाजीकरण को आप याद रखिएगा, समाजीकरण को गर्भावस्था मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समाजीकरण तो तब प्रारंभ होगा जब बालक क्या होगा, इस दुनिया में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब बालक का जन्म हो जाएगा तो जन्म से बालक का समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिकरण की प्रक्रिया में उनको प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करें तो उनको उनको प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो मानकों को, मूल्यों को, विश्वासों को, ये सभी क्या हो जाएगा? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो मानकों को, जो आप मानकों को प्राप्त करते हो, जो मूल्यों को प्राप्त करते हो, जो विश्वासों को प्राप्त करते हो, इन सभी को समाज में क्या होता है? महत्व दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो विकल्प संख्या आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विकल्प संख्या 4 करोगे, इन सभी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सामाजिकरण में बच्चों को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। बताइएगा तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, क्या होगा बताइएगा? सामाजिकरण में बच्चों की अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइएगा? अनैच्छिक और सही व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें सामाजिकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहार प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो सामाजिकरण में बच्चों के व्यवहार को हमें क्या करना है? तो बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना है और जो गलत उनकी जो प्रवृत्तियां हैं या फिर उनके जो गलत व्यवहार हैं उनको क्या करना है? उनको अनुशासित करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सामाजिकरण में बच्चों को व्यवहार को हमें निर्देशित करना है और जो अनैच्छिक और गलत व्यवहार वो कर रहे हैं या फिर उनके व्यवहार में जो कोई गलत चेंजेस आ रहे हैं या फिर कोई उनसे गलतियां हो रही है, उनको क्या करना है? उनको अनुशासित करना है ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की एक प्रक्रिया होती है। ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सामाजिकरण हमारा कहाँ पर होता है? सामाजिकरण जो हमारे माता पिता हैं उनके द्वारा हमारा सामाजिकरण होता है। जो अभिभावक है या फिर जो हमारा पीयर ग्रुप है, हमारे जो दोस्त हैं या फिर जो हमारे समवयस्क समूह हैं, वहाँ से भी हमारा सामाजिकरण होता है। विद्यालय से, धार्मिक संस्थाओं से और अन्य माध्यमों से, जो जन संचार माध्यम, उनसे भी हमारा, ठीक है, क्या होता है? सामाजिकरण होता है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता, तो यही तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा है उसका प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो पालन पोषण का जो तरीका है वो भी क्या करेगा? बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन सा, ठीक है, ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे विकल्प संख्या 3 जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पालने के तरीकों का प्रभाव
बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विकल्प संख्या 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व बताइएगा। तो बालक के समाजीकरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो धर्म का महत्व आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में, किस में देखा जाता है। चलिए 22वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा। तो किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का जो महत्व है उसके आदर्शों में, उसके विचारों में, उसके अनुकरण में, ठीक है, अनुकरण में और उसके संस्कारों में, तो तीनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है और जो ये धर्म है ये बालक के आदर्शों में, अनुकरण को, संस्कार को, सभी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो प्रमुख भूमिका पूछ रहा है, क्या होगा, खेल कूद है, अच्छे कपड़े हैं, बच्चों की सुंदरता है, या फिर बच्चों की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो क्या हो जाएगा, तो समाजीकरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, खेल कूद हो जाएगा। खेल के दौरान वो विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों से मिलेगा, बहुत सारे लोगों से मिलेगा, समाज में बहुत सारे लोगों से मिलेगा, तो उससे उसके समाजीकरण की प्रक्रिया जो है बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा लोगों से मिलेगा, जितनी ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्व करेगा, उतना अच्छा उसका क्या होगा, उतना अच्छा उसका समाजीकरण होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना। तो सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्हें गृह कार्य देना, उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहायता करना, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षक का जो रोल होता है वो क्या होता है, तो उनका इंटेलेक्चुअल बौद्धिक डेवलपमेंट करना है, बौद्धिक विकास करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर करना। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अपनी कक्षा में बच्चों का समाजीकरण की प्रक्रिया को अगर आपको तेज करना है तो एक शिक्षक को अपना व्यवहार किस तरीके से रखना चाहिए, सामान्य रखना चाहिए, स्नेह और सहानुभूति रखना चाहिए, सहानुभूति किंतु कठोर। तो आपको कठोर नहीं रखना है तो गलत हो जाएगा, कठोर नहीं रखना है तो गलत हो जाएगा, सामान्य और स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। तो अगर आपको तेज रखना है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना है, तो आपको क्या करना होगा, बच्चों के प्रति स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव जो है रखना होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बात करेंगे तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण बनाने के लिए आवश्यक तत्व है को उपयोगी तथा विकासात्मक बताएगा। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है बताइएगा। अनुकरण बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को, ठीक है, अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक, ठीक है, उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए उपयोगी तत्व का आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है उपयोगी आवश्यक तत्व क्या होंगे। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए उपयोगी तत्व क्या हो जाएगा, तो परिवार एवं पड़ोस है, गांव एवं शहर है, देश की राजनीति है, परिवहन एवं संचार साधन है। तो क्या हो जाएगा, तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो आपका परिवार एवं पड़ोस हो जाएगा। ठीक है, 26वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो परिवार एवं पड़ोस हो जाएगा। शुरुआत तो परिवार से ही होगी और फिर उसके बाद उनके जो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आपको कौन से कदम उठाने चाहिए बताइएगा। तो आप अपनी क्लास में बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप कौन सा कदम उठाएंगे। बच्चों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बालकों में समाजीकरण, समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें बच्चों में तेज समाजीकरण करना है तो समाज के बारे में हमें बताना होगा उन्हें कि समाज में क्या हो रहा है, किस तरीके की प्रथाएं हैं, किस तरीके की परंपराएं हैं, कौन से आदर्श हैं, सबसे हमें बच्चों को परिचित कराना होगा, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने CDP के क्वेश्चंस किए।
अब हम लोग अगर बात करें तो अब हम लोग जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री के मैराथन क्लास में हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। सीटेट के पेपर 2 में इतिहास से 100 प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर कर दिए। जितने लोग लाइक और शेयर नहीं किए तो एक बार शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके और वो लोग भी जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पिंड, ठीक है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते हैं लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइएगा। तो हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और डेली ये क्लास हो रही है तो क्लास से जुड़ना ना भूला कीजिए। और अगर मान लीजिए किसी दिन आप लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी क्लास को देख सकते हैं, पिछली सारी क्लासेस को देख सकते हैं जो अभी तक हुई हैं। तो पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तारे कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे बताइएगा, क्या कहोगे? तो आप कहोगे तारे कहते हैं। अब आप कहोगे तारे कह रहा हूँ। ठीक है, आप उनको क्या कहोगे? पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहोगे? तो उन्हें आप कहोगे ग्रह कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे? ग्रह कहोगे। अब आप कहोगे ग्रह कैसे कहेंगे? तो देखो पृथ्वी, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो पृथ्वी क्या करता है? तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और सूर्य क्या है? तो सूर्य आप कहोगे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आप कहोगे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। तो क्या हो जाएगा? तो ग्रह कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते हैं लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उनको क्या कहेंगे? तो उनको हम लोग ग्रह कहेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। स्थान, लोग, वस्तुओं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती है क्या कहलाएगा बताइएगा। तो दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहता है उसे क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे, परिवेश कहेंगे, जैविक संसाधन कहेंगे। दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहता है वो क्या हो जाएगा? तो वो कहलाएगा पर्यावरण कहलाएगा। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? परि का मतलब चारों तरफ से, आवरण का मतलब घेरे हुए है। तो जो चीजें हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती हैं वो क्या होती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। दूसरे प्रश्न का विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया उन्हें कौन सा संसाधन कहेंगे बताइएगा। तो अगर मान लिया किसी क्षेत्र में कुछ संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक उनका उपयोग नहीं किया गया तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें बेकार संसाधन, बेकार तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वास्तविक संसाधन, मूल्यवान संसाधन या संभावित संसाधन क्या हो जाएगा? तो ऐसे संसाधन जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन भविष्य में उनके इस्तेमाल किए जाने की या फिर उनके उपयोग किए जाने की संभावना है वो क्या होंगे? वो संभावित संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो वे संभावित संसाधन कहलाएंगे। तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी बताएगा। तो भारत की मानक अगर हम लोग बात करेंगे तो मानक समय रेखा जो है वो कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा आप सभी लोग। भारत की मानक जो समय रेखा है वो कौन सी है? क्या आंसर कर देंगे? चौथे प्रश्न का आंसर करिएगा। और ये प्रश्न तो बिल्कुल भी किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय है, मानक समय रेखा जो है, भारत की मानक देशांतर रेखा जो है वो कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, 82.5 अगर हम लोग बात करेंगे तो 82.5 क्या हो जाएगा? तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका क्या है? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश है,
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्यों के नाम भी आपको याद रखने की कौन से 5 राज्य है जहां से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो आप क्या कहोगे, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अस्थल रूप है, बताइएगा। तो कौन सा अपर्दन है जो अस्थल रूप है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा अपर्दन है जो अस्थल रूप आपसे पूछ रहा है, लोयस है, डेल्टा है, हिमोड़ है या फिर छत्रकशिला है, तो बताइएगा क्या जाएगा। ठीक है, 5वें प्रश्न का आंसर करिएगा, कौन सा अपर्दन है जो, ठीक है, अस्थल रूप है, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा भाई। तो लोयस है, डेल्टा है, हिमोड़ है या फिर छत्रकशिला है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका छत्रकशिला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये आप कहोगे कि छत्रकशिला हो जाएगा। अच्छा, छत्रकशिला क्या होता है। छत्रकशिला की अगर हम लोग बात करेंगे, छत्रकशिला क्या होता है, देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जब हवाएं तेजी से चलती है तो वे रेत को उड़ाते हुए, मान लीजिए यहाँ पर लेके गई रेत को इस तरीके से इकट्ठा कर दी, ठीक है। क्या की, तो यहाँ पर मान लीजिए ये रेत को इकट्ठा कर दी, रुकिए 1 मिनट बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हवाएं क्या है, हवाएं इस तरीके से लेके गई रेत को एक जगह पर कहीं इकट्ठा कर दी, ठीक है, इस तरीके से इकट्ठा कर दी। फिर क्या होगा, फिर जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं क्या करेंगी, तो हवाएं जो है ये नीचे वाले हिस्से को, रुकिए बताता हूँ। मान लीजिए हवाएं चली और हवाएं इस तरीके से क्या हुई, तो हवाएं इस तरीके से एक जगह पर ले जा करके रेत को इकट्ठा कर दी, ठीक है। फिर क्या होता है, बाद में जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के चलने से जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा कट के क्या हो जाता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये कट करके गहरा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो नीचे वाले हिस्से की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो है ये कट करके गहरा हो जाएगा और इस तरीके से आकृति बन जाएगी। हवाएं जो चलती हैं, हवाएं क्या करती है, नीचे वाले हिस्से को काट करके गहरा कर देती है और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये चौड़ा बना रहता है। तो इस तरीके का जो संरचना बनी रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं छत्रकशिला कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी और किसके द्वारा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे हवाओं के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, हवाओं के द्वारा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है छत्रकशिला। यहाँ पर देखोगे जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हवाओं ने काट करके क्या कर दिया, हवाओं ने काट करके इसको गहरा कर दिया और ऊपर वाला हिस्सा अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, तो ऊपर वाला हिस्सा देखो चौड़ा है और नीचे वाला हिस्सा क्या कर दिया, नीचे वाले हिस्से की बात करेंगे तो इसको हवाओं ने काट करके इसको पतला कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये छत्रकशिला है, ये आपको कहाँ पर, ये आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका छत्रकशिला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन सा ऊर्जा का साधन है जो हम लोग परंपरागत रूप से जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, प्राचीन काल से जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, सीटेट 2012 में पूछा गया है। क्या आंसर करोगे, तो आप कहोगे जीवाश्म ईंधन, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जीवाश्म ईंधन जो है तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्रम याद होना चाहिए। तो सबसे नीचे अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे नीचे कौन सा है, तो आप कहोगे क्षोभ मंडल है, ठीक है। कौन सा, तो सबसे नीचे अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप कहोगे 8 से 18 किलोमीटर होती है और इस मंडल में आपको जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आंधी आना, बिजली चमकना, पानी बरसना, तूफान आना, जितनी मौसम संबंधी घटना है वो सब आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद दूसरा जो मंडल है वो कौन सा है, तो वो है समताप मंडल। समताप मंडल की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर होती है, ठीक है। इस वाले मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो समताप मंडल में और क्या हो जाएगा, तो समताप मंडल जो है ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है, ठीक है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है। और क्यों आदर्श मंडल होता है, क्योंकि इस वाले मंडल में, इस समताप मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। मौसम संबंधी घटना कहाँ पर हो रही है, क्षोभ मंडल में हो रही है, ठीक है।
समताप मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, जिसकी वजह से मौसम एकदम साफ रहता है, न बादल है, न पंछी है, न कोई आंधी तूफान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है, जिसकी वजह से मौसम एकदम साफ होता है, तो वायुयान उड़ाना आसान होता है। इसीलिए समताप मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कहते हैं। और यहाँ पर आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका आता है कौन सा, इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल। और मध्य मंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर लगभग होती है, ठीक है। और ये सबसे ठंडा मंडल होता है, ठीक है, सबसे ठंडा मंडल होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद आयन मंडल होता है। आयन मंडल की हम लोग बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो 80 से 640 किलोमीटर होती है। अब अलग अलग किताबों में तो आपको थोड़ा बहुत 19-20 अंतर देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऊंचाई में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल की ऊंचाई होती है। और यहाँ पर रेडियो तरंगे परावर्तित होती है यहाँ से, ठीक है, क्या होती है, यहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर प्लस, 640 किलोमीटर प्लस जो है बहिर्मंडल होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो हर बार सीटेट में यहाँ से जितनी चीजें मैंने लिखी, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपसे बन जाता है। इसी इतने में से एक ना एक प्रश्न बार बार हर बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु कौन सी परत है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे समताप मंडल। क्या कहोगे, समताप मंडल है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता, बताइएगा। तो कौन से वन है जिनकी पत्तियों के गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हम लोग पर्णपाती वन या पतझड़ वन की बात करें तो इनकी पत्तियों के गिरने का एक निश्चित समय होता है। आप कहते हो ना बसंत, ठीक है, बसंत आ रहा है, पतझड़ आ रहा है, पतझड़ में सारी पत्तियां गिर जाती हैं, फिर बसंत आता है तो फिर सारी नई जो है पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के पत्तियों के गिरने का एक निश्चित समय होता है। आपसे पूछ रहा है किसका निश्चित समय नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सदाबहार वनों। सदाबहार वनों में आपको पेड़ों की पत्तियों के गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सदाबहार वन, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सदाबहार वन कहाँ कहाँ मिलेगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से समझ लो भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सदाबहार वन कहाँ पर मिलेगा, तो कहाँ पर मिलेगा, तो भारत में 2 ही क्षेत्र हैं जहां पर आपको सदाबहार वन मिलेगा। कहाँ कहाँ पर मिलेगा, क्या कहोगे, तो एक तो मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, एक तो आपको मिलेगा कहाँ पर, तो एक आप कहोगे पश्चिमी घाट पर, ठीक है, पश्चिमी घाट पर आपको सदाबहार वन मिलेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य कहोगे या फिर कहोगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिमी घाट में आपको, ठीक है, सदाबहार वन देखने को मिलेगा, ठीक। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है, तो क्या हो जाएगा, तो अधिक उत्पादन। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें, आपसे क्या कह रहा है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, तो वो क्या कहलाएगा, तो वाणिज्यिक होगा, स्थानांतरित होगा, गहन होगा, निर्वाह कृषि होगा। निर्वाह कृषि क्या है, निर्वाह कृषि तो वो है जिसमें बस खाने पीने भर का हो जाए, काम चल जाए, ठीक है। गहन कृषि जो बहुत जटिल कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि जो अगर हम लोग बात करें जिसमें कि कुछ स्थानों पर खेती की, कुछ समय के लिए खेती की और उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर खेती करने चले गए, जैसे जनजातीय लोग पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं जिसको झूम कहते हैं। यहाँ पर क्या जगह, यहाँ पर कहोगे वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। बड़े पैमाने पर जो हम लोग खेती करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम क्या करें, ताकि उन फसलों को बेच सकें, उनसे पैसा प्राप्त कर सकें, तो वो क्या होंगी, तो वो वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9वें प्रश्न का क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं तो ये क्या कहलाता है। जब बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे के नज़दीक होती हैं और एक दूसरे के नज़दीक होने के कारण वो क्या करती हैं, वो खूब लाभ भी कमाती हैं, खूब लाभ भी उठाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, औद्योगिक तंत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, या फिर असेंबली लाइन कहते हैं। तो क्या हो जाता है, तो जब किसी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां आपको पास पास देखने को मिलती हैं, कई सारे औद्योगिक क्षेत्र आपको, औद्योगिक कंपनियां जो हैं, इंडस्ट्रियल जो एरिया जो अच्छे जो कंपनियां होती हैं वो क्या होती हैं, जब पास पास होती हैं
तो उनको क्या किया था, तो उनको सरकार के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है और ये कंपनियां क्या करते हैं, खूब लाभ कमाती हैं, सरकार के द्वारा भी इन्हें छूट प्रदान की जाती है। तो क्या हो जाएगा, 10वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो तो आप लोग शेयर वेयर थोड़ा कर दिया करो, ठीक है, ताकि बाकी लोगों तक भी सेशन पहुंच सके और थोड़ी सी संख्या बनी रहती है तो अच्छा लगता है। ठीक है, बताइएगा, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास का समुद्र तट जो है, समुद्र जो है वो तटस्थ प्रचुर है, क्योंकि क्यों है भाई बताइएगा। तो उत्तरी अमेरिका का अगर हम लोग पूर्वी तट की बात करेंगे और जापान के आसपास का जो समुद्र है तो वो तटस्थ प्रचुर है। क्यों है भाई, तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, दंतुरित तटीय क्षेत्र है, तट के साथ गर्म धारा बहती है या फिर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और जापान के आसपास अगर हम लोग बात करेंगे तो ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है, तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। सीटेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। एशिया और अफ्रीका में, एशिया और दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया और यूरोप में, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, एशिया और अफ्रीका में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, तो बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मुंडा विद्रोह के नायक हैं बिरसा मुंडा, और मुंडा जनजाति जो है ये आपको कहाँ पर, छोटा नागपुर, दुर्ग, बस्तर, कुल्लू, कहाँ पर, तो आप कहोगे छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है झारखंड में। ठीक है, यहाँ पर मुंडा जनजाति निवास करती है और बिरसा मुंडा इनके नायक हैं और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो मुंडा विद्रोह है, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मुंडा विद्रोह जो है तो ये कब प्रारंभ हुआ था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 1895 में। ठीक है, 1895 के बाद से ये मुंडा विद्रोह जो है ये प्रारंभ हो गया था। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1899 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैसे 1895 से ये विद्रोह जो है वो शुरू हो गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा, ठीक है रुकिए, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो सूर्य का पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो घूमने की जो क्रिया है इसको क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए, दो तरह की गतियां होती हैं, एक पृथ्वी ये होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है। ठीक है, क्या होता है, एक तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो ये होता है कि ये जो पृथ्वी है ये क्या कर रही है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, क्या कर रही है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ये कौन सी गति होती है, तो इसको कहते हैं हम लोग घूर्णन गति। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप कहोगे दिन और रात होता है। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी गति कौन सी होती है, तो दूसरी गति ये होती है कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी क्या करती है, तो ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है, ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये कौन सी गति होती है, तो इसको आप कहोगे परिक्रमण गति। ठीक है, क्या कहोगे, इसको आप कहोगे परिक्रमण गति। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे वार्षिक गति, और इसकी वजह से क्या होता है, तो आप कहोगे मौसम परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या आंसर कर दोगे, तो ये हो जाएगी पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे परिक्रमण गति। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सत्य है, बताइएगा। सीटेट 2012 का प्रश्न है। ठीक है, सीटेट 2012 का प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के समान का है, इसकी तट रेखा सरल, रेखीय व निर्बाध है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, बताएंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है।
क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए अटलांटिक महासागर जो है ये अंग्रेजी के एस आकार का जो है अक्षर का, एस अक्षर के आकार का है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ए और सी सही है। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखिए ये आपका अटलांटिक महासागर है। और ये अटलांटिक महासागर अगर हम लोग बात करें, देखिए ये एस के आकार की आकृति बना रहा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस तरीके की, ये एस के आकार की आकृति बना रहा है अटलांटिक महासागर। तो एक बात तो ये ठीक हो गई, ठीक है, कि एस के आकार की आकृति बनाता है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये है अटलांटिक, ये है उत्तरी अटलांटिक और ये है दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और इस अटलांटिक महासागर की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपको उत्तरी अमेरिका से, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका जाना है तो भी आपको अटलांटिक महासागर से होकर जाना पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका जाना है तो भी अटलांटिक महासागर होकर जाना पड़ेगा। अगर आपको दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका जाना है या फिर दक्षिण अमेरिका से यूरोप जाना है तो भी अटलांटिक महासागर होकर जाना पड़ेगा। आपको अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका जाना है या फिर इंग्लैंड से उत्तरी अमेरिका जाना है, यूरोप से उत्तरी अमेरिका जाना है तो भी आपको, ठीक है, क्या होगा, तो अटलांटिक महासागर से होकर के ही जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है ये सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है कि सरल रेखीय, तो सरल रेखीय महासागर तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, सरल रेखीय तो कहीं नहीं आपको दिख रहा है। तो एस के आकार की आकृति बनाता है। और दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे व्यस्ततम है। ठीक है, चलो ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रोड चिन्हों के द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों के द्वारा। 16वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, 16वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, आप आंसर कर दोगे किसके द्वारा, आप आंसर कर दोगे रोड चिन्हों के द्वारा। मानचित्रों में हम लोग क्या करते हैं, मानचित्रों में, ठीक है, किसी भी वस्तु को, स्थान को या फिर किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोड चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन संख्या आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, सीटेट 2012 का प्रश्न है, बताएंगे क्या जाएगा। तो भूमि का एक सकरा भाग जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो भूमि का हिस्सा है ना, भूमि को जोड़ रहा है तो आप क्या कहोगे, भूसंधि कह दोगे। ठीक है, क्या कह दोगे, तो आप भूसंधि कह दोगे, ध्यान रखिएगा। अगर भूमि को जोड़ रहा है तो भूसंधि कहोगे, और अगर जल को जोड़ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप जल संधि कहोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर जल को जोड़ रहा है तो क्या कहोगे, जल संधि कहोगे, अगर भूमि को जोड़ रहा है तो क्या कहोगे, भूसंधि कहोगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, क्या हो जाएगा, जैव मंडल के संदर्भ में, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि जल वायु पौधे और पशु, पर्यावरण पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, क्या हो जाएगा। तो जैव मंडल के विषय में अगर हम लोग बात करें तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भूमि जल वायु पौधे और पशु, इसमें सब आ जा रहा है। ठीक है, इसमें सब आ जा रहा है, तो सबसे उपयुक्त जो होगा वो यही होगा, भूमि जल वायु पौधे और पशु हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार तो सीधा ऊपर चमकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में अगर हम लोग बात करेंगे तो बीचों बीच से गुजर रही है कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री से, ठीक है, कितने से अगर हम लोग बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से कर्क रेखा गुजरती है, और 23.5 डिग्री दक्षिण से अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है। तो कहाँ कहाँ पर चमकता है, तो आप कहोगे एक तो कर्क रेखा पर चमकता है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो दूसरा कहोगे मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे विकल्प संख्या 3 हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। ठीक है, कहाँ पर, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो चमकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प संख्या क्या आ जाएगा, तो 3 बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो बाजार में क्या कह रहा है, एक दुकान जहां उद्योगपति के द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाजार में जरूरी नहीं कि उद्योगपति के द्वारा ही चीजें बेची जाती हूँ। ठीक है, छोटे मोटे सामान, सस्ते सामान, महंगे सामान, हर तरीके की चीजें बेची जाती हैं। फिर क्या कह रहा है, एक उद्योग के द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित बाजार। तो एक खास किस्म की, एक ही उद्योग के द्वारा उत्पादित एक खास वस्तु का संभावी व्यापार। एक माल जो उत्पाद बेचता है एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित और प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे जो बेहतर, सबसे सटीक विकल्प होगा जो बाजार शब्द को व्याख्या कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक स्थानीय जगह जहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूलित व प्रेरित स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं। देखो यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 क्षेत्र होते हैं। एक आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा कौन सा, द्वितीयक क्षेत्र होता है। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा जो होता है वो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है। और यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है। देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो वन हो गया, ठीक है, मत्स्य उद्योग हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जितने कच्चे माल होते हैं, जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चे माल जितने होते हैं, जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो सब आपके किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो कारखाना होता है। ठीक है, कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गया। ठीक है, रिफैक्चरिंग अगर हम लोग बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी चीजें होती है वो सब आपके कहाँ पर, यहाँ पर होती है द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, ये सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे तो ये सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जितनी सेवा वाली चीजें होंगी, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोचिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेलीकॉम हो गया, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में आता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, खनन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र का, मत्स्य उत्पादन ये भी। व्यापार अगर हम लोग बात करेंगे, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कारखाने हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे, तो ये सब आपके द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। तो विकल्प संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यापार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दो भाई। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग शेयर करते हैं। ठीक है, यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर में होगा, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये लंदन से गुजरती है। ठीक है, और यहाँ से भारत का जो समय है वो कितना, वो 5.5 घंटे क्या है, तो 5.5 घंटे अगर हम लोग बात करेंगे भारत का समय आगे है। ठीक है, यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं, मान लो लंदन में 10 बज रहा है, तो भारत में आपसे पूछ रहा है भारत ये मानक समय में कितना, तो 10 के बाद 5.5 घंटे जोड़ दो, तो 10 2 12 हो गया, और फिर 3:30 बज जाएगा भाई। कितना बज जाएगा, तो 3:30 बज जाएगा। ठीक है, 3:30 बजेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कृषि, तो कृषि को हम लोग किससे जोड़ेंगे, अगर हम लोग कृषि की बात करेंगे तो कृषि को आप क्या करोगे, तो कृषि को आप खेती से जोड़ दोगे। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, कृषि क्या हो जाएगा, खेती करना, तो कृषि को आप खेती से जोड़ दोगे। ठीक है, किससे जोड़ दोगे, तो खेती करने से जोड़ दोगे। ठीक, फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आपसे मत्स्य पालन कह रहा है, मत्स्य पालन को आप मछली पालन से कर दोगे, ये हो गया। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है उद्यान कृषि, उद्यान कृषि में क्या हो जाएगा, तो आपका फूल फल सब्जियां लगाना, और द्राक्षा कृषि में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंगूर की खेती। तो मिलान कर लो भाई, क्या हो जाएगा, तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, आपको कहाँ पर विकल्प संख्या ए में दिख रहा है। ठीक है, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उद्योगपति लोग होते हैं वो उद्योग स्थापित करते हैं, तो कहाँ पर करेंगे, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं,
उद्योगपति लोग उद्योग स्थापित करते हैं जब वे सरकारी अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित होते हैं, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो। लाभ कम होगा तो फिर क्यों वो फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके नहीं, तो क्या हो जाएगा, उद्योगपति वहां पर उद्योग स्थापित करते हैं जहां पर वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, ठीक है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भाई आप आइए अपनी फैक्ट्री लगाइए, कारखाना लगाइए, हमसे जो भी छूट हो सकता है, जो भी सुविधाएं हो सकती है वो सब हम देने का काम करेंगे, ठीक है। तो जहां पर उद्योगपति लोगों को जहां पर अनुकूल सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वहां पर वो अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है। जल संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत, ये बताना आपको, ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। जल संरक्षण के संदर्भ में वन तथा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है, ये बात तो ठीक है। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण के तरीकों में से एक है। स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। जल अनवीकरणीय संसाधन है। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, बता दीजिएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो बहुत ही आसान सा है, यहाँ पर आप देख सकते हो चौथा विकल्प क्या कह रहा है जल अनवीकरणीय संसाधन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर 2/3 हिस्से पर जल ही जल है, तो जल अनवीकरणीय संसाधन ये का गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उनके बीच वास्तविक दूरी क्या होगा, बताएंगे। तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 मीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, ये तो कक्षा 2 का सवाल है। क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, तो 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर है, तो 5 कितने को हो जाएगा, तो 5 अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा, क्या कहोगे, तो आप कहोगे 100 के बराबर हो जाएगा। कितने के, 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कोई गलत करेगा क्या। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला नाम नहीं है। तो देखिए जब उच्च ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है, उच्च ज्वार भाटा जब आता है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उठती हैं, ठीक है, समुद्री तूफान आते हैं, तो इनसे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो ज्वार भाटा से तो विद्युत उत्पन्न किया जाता है, लेकिन जो उच्च ज्वार भाटा होती है उनसे विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता। उच्च ज्वार भाटा तब आते हैं जब क्या होता है, जब पूर्णिमा या अमावस्या की स्थिति बनती है, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है और उस समय ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, समुद्री तूफान आने का डर रहता है, तो उस समय तो सरकार सबको कहती है भैया समुद्री किनारे से हट जाओ, ठीक है, हो सके तो पलायन कर जाओ, घर के अंदर ही रहो, तो इससे विद्युत उत्पन्न होती है, आपका लाभ नहीं होगा। पहला ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर्यटकों को लाभ के द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, नौ संचालन सरल होता है, मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन विद्युत उत्पन्न की जाती है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो खनन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और इसे प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। इनसे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है, या कर्मकारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल होता है। क्या हो जाएगा, तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भूमि के प्राकृतिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल होता है, ठीक है। तो चौथा विकल्प बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है, नहीं पूछ रहा है आपसे, बताना है कौन सा नहीं है। क्या कहोगे, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना चांदी, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, तो कौन सा खनिज नहीं है, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक जो है ये खनिज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कह रहा है उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ही कथन आपका सही हो गया, तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी फिर आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पहला ही कथन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ही कथन क्या हो जाएगा, तो आपका एकदम सही हो जाएगा। पहला कथन क्या कह रहा है, उत्पादन बढ़ाने में और रोजगार पैदा करने में क्या होगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र और साथ ही साथ निजी क्षेत्र दोनों क्या करेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो पहला ही कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। अगर हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करें
तो पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, आपसे ये पूछा जा रहा, बताएंगे पृथ्वी के विषय में क्या नहीं कहा जा सकता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इनके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, या पूरी तरीके से गोल है। तो पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है कि यह पूरी तरीके से गोल है, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये ध्रुवों के पास चपटी होती है। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है। तो चौथा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सा स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। पहाड़, पठार और घाटियां मिल करके स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी का 97% जल जो है वो स्थल मंडल में पाया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 33वें प्रश्न की बात करेंगे, तो पृथ्वी का 97% जल जो है वो कहाँ पर, वो जल मंडल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थल मंडल में नहीं पाया जाता भाई, जल मंडल में पाया जाता है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगाकर गतिमान रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह गतिमान नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो जल चक्र है, धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, तरंगे हैं। तो बताइएगा 34वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे देखो महासागर के जल के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगाकर गतिमान रहता है। इनमें से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो देखो धाराएं भी होती है महासागर में, आपको धाराएं भी देखने को मिलेंगी, ज्वार भाटा भी देखने को मिलेंगी, तरंगे भी देखने को मिलेंगी। जल चक्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो जल चक्र नहीं है। ठीक है, जल के प्रवाह या गति नहीं है, तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे जल चक्र नहीं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से ग्रहों में से कौन सा गैसीय ग्रह है? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये सूर्य है, ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है, और सूर्य के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए ये 8 ग्रह हो गए। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य से, ठीक है, शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह क्या होते हैं? ये 4 ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये 4 ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये बाद के जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, ये बाद के जो 4 ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? तो गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कौन से गैसीय ग्रह हैं, तो आप क्या कहोगे? तो लास्ट वाले 4 कौन होते हैं? तो आप कहोगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये क्या हो जाएंगे? आपके गैसीय ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखने का काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जो शुरुआती 4 ग्रह हैं, ठीक है, शुरुआती 4 ग्रह कौन से हैं? तो शुरुआती 4 ग्रह आपका बुध हो गया, ठीक है, फिर शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये क्या होते हैं? तो ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। और लास्ट वाले जो ये 4 ग्रह हैं ये क्या होते हैं? तो ये आपके, ठीक है, बाह्य ग्रह होते हैं, गैसीय ग्रह कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसों की प्रधानता होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि अहमदाबाद में 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा प्यारा, ठीक है, भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो अहमदाबाद मान लो यहाँ पर है, और ये कितनी डिग्री पर? 72.5 डिग्री पर है। ठीक है, और भारत की मानक समय से इसका, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा का समय कितना है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। और अहमदाबाद कितने पर है? तो आप कहोगे क्या? आप कह रहे हो 72.5 डिग्री। दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? ये 72.5 है, ये 82.5 है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया? तो आप क्या कहोगे? 10 डिग्री का अंतर हो गया। ठीक है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे 4 मिनट होते हैं। तो 10 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो आप क्या कहोगे? तो 10 डिग्री में 40 मिनट होते हैं। ठीक है, कितने? 10 डिग्री में कितने? 40 मिनट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि जो भारत की मानक समय रेखा की अगर आप आगे जाओगे तो समय बढ़ेगा, और अगर पीछे आओगे तो समय क्या होगा? तो समय घटेगा। तो आपसे कह रहा है यदि अहमदाबाद में 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? तो भारत के मानक समय से क्या होगा? भारत के मानक समय से 40 मिनट पीछे होगा। ठीक है, क्या होगा? भारत के मानक समय से 40 मिनट पीछे होगा। तो यदि भारत का मानक समय क्या होगा?
तो भारत का मानक समय आप क्या कहोगे, बताओ जल्दी से। भारत का मानक समय क्या कहोगे, तो भारत का मानक समय आप कहोगे, ठीक है, सुबह के 7 बज करके क्या हो रहा है, सुबह के 7 बज करके 20 मिनट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सुबह के 7 बज करके 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, तो यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है, 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा। यदि भारत का मानक समय यहाँ पर कुछ कम कुछ प्रश्न छूट गया है, रुको 1 मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न गड़बड़ हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या था, हाँ देखो क्या कह रहा है, यदि भारत का मानक समय क्या है, 8 बज रहा है, ठीक है। यदि भारत का मानक समय 8 बज रहा है, अगर भारत का मानक समय 8 है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर 8 बज रहा है, तो हम पीछे की तरफ आएंगे, और पीछे की तरफ अगर हम लोग आते हैं 40 मिनट, अगर हम लोग पीछे आएंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 10 डिग्री में कितना 40 मिनट होगा। अगर हम लोग 40 मिनट पीछे आएंगे, यहाँ पर 8 बज रहा है, और 8 बजने से अगर हम लोग 40 मिनट पीछे आएंगे, तो फिर समय कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 7 बज के 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कितना, 7 बज के 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, तो जो बागान होते हैं, जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। 37वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर कर देंगे भूमि और श्रम की, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे हैं, जिसका उपचार के साथ किया जाता है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, तो एक दवा आती थी, कौन सी, डिक्लोफेनेक, ठीक है, ये एक दवा आती थी, और इस दवा का इस्तेमाल जो है वो पशु पक्षियों में किया जाता था, ठीक है। तो जब पशु पक्षियों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता था, और फिर कुछ समय बाद जब पशु पक्षियों की मृत्यु हो जाती थी, तो उनको खाने का काम कौन करते थे, तो उनको खाने का काम करते थे गिद्ध लोग, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब गिद्ध लोग उनको खाते थे, तो इस दवा की वजह से ये जो गिद्ध लोग हैं, इनकी क्या हो गई, इनकी किडनी खराब होने लगी और इनकी मृत्यु होने लगी, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो डिक्लोफेनेक जो दवा है, तो ये जीव जंतुओं के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जब जीव जंतु मर जाते थे, तो उनको गिद्ध लोग खाने के लिए आते थे, और इस दवा के प्रभाव के कारण गिद्ध लोगों की किडनी खराब होने लगी, और जो गिद्ध है वो मरने लगे थे। ये ध्यान रखिएगा, सीटेट का प्रश्न है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद को, तो अहमदाबाद को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र का जो है एक बहुत बड़ा केंद्र है, उद्योग है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, तो सूती वस्त्र यहाँ पर क्यों बड़ा केंद्र क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है और जो गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो होती है वो किसके, कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कपास बहुत अधिक मिलते हैं, तो फिर उसी से क्या होता है, सूती कपड़े बनते हैं, इसीलिए अहमदाबाद जो है सूती कपड़ों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। और इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। पवन क्रियाएं छत्रक शिला बनती हैं, जो प्रायः पाई जाती है। तो अभी मैंने आप लोगों को छत्रक शिला का चित्र दिखाया था, ठीक है, मैंने आप लोगों को चित्र दिखाया था छत्रक शिला का। बताइएगा ये कहाँ पर बनती है, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, पठारों में, या फिर उष्ण कटिबंधीय तटों पर। तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पठारों में बनती है, ठीक है। कहाँ पर, तो आप कहोगे पठारों में बनती है। किसके द्वारा बनती है, तो हवाओं के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो समुद्री रेगिस्तानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली जो हवाएं हैं, जो पवने हैं, तो उनसे ये छत्रक शिला का निर्माण होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर पठार कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो छत्रक शिला की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली जो हवाएं हैं, जो पवनें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो छत्रक शिला का निर्माण करती हैं। और छत्रक शिला आपको कहाँ पर, तो ये आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में, रेगिस्तानों में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। टारगेट तो और ज़्यादा था, लेकिन कुछ कारणों से इस क्लास को रोकना पड़ रहा है। तो इस क्लास में अभी फिलहाल हम लोग इतने ही प्रश्न करने वाले हैं। नहीं तो मैंने सोचा था ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन कुछ कारणों से इस क्लास को रोकना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगली क्लास में बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।